जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, जिसमें पहला क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग का सबसे आम लक्षण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दस्त एवं उल्टी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता हेतु जिम्मेदार रासायनिक संदूषकों में सम्मिलित नहीं है। कीटनाशक, भारी धातु, विषाक्त पदार्थ या बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। भौतिक संदूषकों में निम्नलिखित भिन्न प्रकृति का है, कांच, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े या कवक। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कवक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस संक्रमण से संबंधित नहीं है। तो वो होता है बोटुलिनम, ठीक है, जो कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक एक बैक्टीरिया से होता है, जबकि नोरोवायरस, हेपेटाइटिस ए, रोटोवायरस ए वायरस संक्रमण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग का जैविक कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या भारी धातु। तो भारी धातु। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया खाद्य जनित बीमारी का एक सामान्य कारण होता है। तो वो होता है सोलमोनिला। सामान्य बीमारी खाद्य जनित। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों से रासायनिक संदूषक का उदाहरण है। तो वो होता है पारा, नॉट ऑफ द नोरोवायरस, एस्परगिलस टॉक्सिन, एचीरिया कोली। कौन सा बैक्टीरिया आमतौर पर अधपके मुर्गे और अंडों से जुड़ा होता है। तो वो होता है सोलमोनिला। सबसे खतरनाक जीवाणु विष क्या है जो पक्षाघात का कारण बन सकता है। वो होता है बोटुलिनम विष। कौन सा जीवाणु अनुचित तरीके से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के कारण होने वाले खाद्य विषाक्तता से जुड़ा होता है। तो वो होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। एस्चेरिया कोली 74 1570 का ज्ञात कारण निम्न में से है। श्वसन संबंधी बीमारी, होमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, त्वचा संक्रमण या मेनिंजाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, होमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस विशेष रूप से खतरनाक है। तो वो खतरनाक होते हैं गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारी का सबसे आम कारण कौन सा वायरस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन बी, नोरो वायरस। ठीक है, नोरो वायरस दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारी का सबसे आम कारण माना जाता है। कौन सा वायरस खाद्य जनित पीलिया का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस, राइनो वायरस, रोटो वायरस या हर्पीज सिकप्लेक्स वायरस। इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए, जो कि पीलिया का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ सामान्यतः वायरल खाद्य जनित प्रकोपों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी, कच्चा शंख। टोंसोप्लाज्मा गोंडी आमतौर पर फैलता है, वो फैलता है अधपके मांस से। कौन सा परजीवी संक्रमण आमतौर पर अनुपचारित पानी पीने से जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियार्डिसिया, ठीक है, या जिया डिसीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित परजीवी मनुष्यों में टेप वर्म संक्रमण का कारण बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीनिया सेगिनाटा। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन होता है कैडिडा अल्बिकेंस से, एस्परगिलस फ्लेवेक्स से, राइजोपस स्टेलोनिफर से या सेक्टोमाइसिस सेरेविसिस से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्परगिलस फ्लेवेक्स से होता है एफ्लाटॉक्सिन। एर्गोट विषाक्तता निम्नलिखित द्वारा उत्पादित विष के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्ले विसेप्स परियूरिया। बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए भोजन को किस तापमान पर रेफ्रिजरेट किया जाता है। तो वो किया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाद्य सुरक्षा अभ्यास नहीं है। तो वो होता है रेफ्रिजरेटर में कच्चा मांस रखना। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण विधि जीवाणु वृद्धि को रोकने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किण्वन, फ्रीजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग इत्यादि उपरोक्त सभी। भोजन में बैक्टीरिया विकास के लिए खतरनाक क्षेत्र तापमान सीमा क्या होती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 60 से 5 डिग्री सेल्सियस। 60 से 5 डिग्री सेल्सियस बैक्टीरिया विकास के लिए खतरनाक क्षेत्र तापमान सीमा है। भारत में खाद्य सुरक्षा को कौन सी सरकारी एजेंसी नियंत्रित करती है। WHO, FSSI, FDA या CDS। तो फसई ही करती है भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने का काम। WHO द्वारा अनुशंसित सुरक्षित भोजन के लिए 5 कुंजी शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोजन को अच्छी तरह से पकाना। WHO द्वारा घर पर खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोजन को ठीक से पकाना व स्वच्छता बनाए रखना। चरम वातावरण में जीवित रह सकने वाले बैक्टीरिया के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सट्रीमोफाइल्स। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर करने के लिए किस स्टेनिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम स्टेन तकनीक। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए कौन सा जीवाणु जीन्स जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, जीवाणु कैप्सूल का कार्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भक्षक कोशिका से शुरू होता है।
डीएनए प्रतिकृति नहीं भाई साहब। कोशिका विभाजन नहीं। प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल नहीं। जबकि भक्षक कोशिका से सुरक्षा करने का कार्य होता है जीवाणु कैप्सूल का। जीन बैक्टीरिया को वृद्धि के लिए उच्च नमक सांद्रता की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल या साइक्रोफाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेलोफाइल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? रियो वायरस, रेट्रो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या हर्पीज वायरस। इसका करेक्ट आंसर होगा रियो वायरस। कौन सा वायरस मनुष्यों में मस्से पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेपिलोमा वायरस। एचआईवी एड्स के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाओं द्वारा किस वायरल एंजाइम को लक्षित किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या लिगेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग टीकाकरण द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेचक। इन्फ्लुएंजा वायरस से या इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरामिनिडेज का क्या कार्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रमित कोशिकाओं से वायरस को मुक्त करने में मदद करता है। कौन सा प्रोटोजोआ बीबर बुखार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गियार्डिया लेम्बिलिया। कौन सा प्रोटोजोआ रोग दूषित बिल्ली के मल से संबंधित होता है? तो वो होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस। अफ्रीका क्लिपिंग सिकनेस का प्रेरक एजेंट क्या होता है? तो वो होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रूशोई। प्लाज्मोडियम कैसे फैलता है? दूषित भोजन से, मच्छर काटने से, सीधे मानव संपर्क से या जल जनित संचरण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मच्छर के काटने से। कौन सा प्रोटोजोआ एड्स रोगियों में गंभीर दस्त से जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। कौन सा फंगल टॉक्सिन्स अत्यधिक कैंसरकारी और मूंगफली में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा एफ्लॉटॉक्सिन। एथलीट फुट के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो वो होता है ट्राइकोफाइटन रूब्रम। कवक में प्रमुख भंडारण कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। सोया सॉस के उत्पादन में किस कवक प्रजाति का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्परगिलस ओराइजी। बेसिडियोमाइकोटा में कवक की यौन प्रजनन संरचना को क्या कहा जाता है? जाइगोस्पोर, बेसिडियम, एस्कस या कोनिडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिडियम। भूरे शैवाल में प्राथमिक वर्णक क्या होता है? तो भूरे शैवाल में प्राथमिक वर्णक के रूप में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। कौन सा शैवाल समूह न्यूरोटॉक्सिन्स उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, जो सेल्फिश विषाक्तता का कारण बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डाइनोफ्लैजेलेट्स। अपशिष्ट जल उपचार में आमतौर पर किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरेला का। डाइटम का प्रमुख भंडारण उत्पाद क्या होता है? तो वो होता है तेल। लाल शैवाल में फाइकोविलिन का क्या कार्य होता है? तो लाल शैवाल में फाइकोविलिन का कार्य होता है गहरे पानी में प्रकाश अवशोषण। खाद्य जनित बीमारियों का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो वो होता है दूषित भोजन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग का जैविक कारण नहीं है? तो वो जैविक कारण नहीं है ऑप्शन सी, भारी धातु। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस संक्रमण से संबंधित नहीं है? तो वो होता है बोटुलिज्म। ठीक है, जो कि संक्रमण से संबंधित नहीं है। बाकी नोरो वायरस, हेपेटाइटिस ए, रोटो वायरस है। खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है अधपका भोजन ग्रहण करता। खाद्य जनित रोगों के निदान हेतु प्रयुक्त परीक्षण में शामिल है, तो वो होता है उपरोक्त सभी, यानी कि मल परीक्षण, रक्त परीक्षण और खाद्य नमूना विश्लेषण। पौधे आधारित खाद्य प्राकृतिक विष के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है, सोलिनिन व चाकुनीन होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त दोनों, यानी कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है और सोलिनिन और चाकुनीन होता है। पशु आधारित प्राकृतिक विष के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लकवाग्रस्त सेल्फिश विषाक्तता, सियोगॉटॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है, और उपरोक्त सभी। लिस्टेरियोसिस आमतौर पर किसके कारण होता है? तो लिस्टेरियोसिस आमतौर पर होता है किसके कारण भाई साहब? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के कारण। खाद्य विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए गए भोजन ग्रहण करने के कारण होती है। एनटीपीसी सीबीटी 1 द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, अपर्याप्त प्रसंस्करण या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खराब हैंडलिंग के कारण होती है। सबसे खतरनाक खाद्य विषाक्तता जीव कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोटुलिनम विषाक्त पदार्थों के बारे में सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक न्यूरोटॉक्सिन, बीजाणु बनाने वाले सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा निर्मित एक ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। लामिना वायु प्रवाह बेंच में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिप्पा फिल्टर। भारत में खाद्य सुरक्षा का निर्माण करने वाले दो कारक कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं भोजन की उपलब्धता और धन की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा के आयामों में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि भोजन की उपलब्धता, खाद्यान्न की वहनीयता और खाद्यान्न तक पहुंच।
खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1948, 1956 या 1952? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर। HACCP किस में लागू किया जा सकता है? वितरण व खुदरा में, खेत से टेबल पर, खाद्य उद्योग द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। HACCP जोखिम विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। जोखिम विश्लेषण व क्रांतिक नियंत्रण बिंदु HACCP खाद्य निर्माण के लिए पहली आवश्यकता और महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह खाद्यान्न उत्पादन में संभावित खतरों को प्राथमिकता देता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया जाता है, उपभोक्ता आश्वासन की उत्पादन या उत्पाद उतने ही सुरक्षित है, उपरोक्त सभी। कोडेक्स ने खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं। विभिन्न खाद्य समूहों के लिए, केवल असामान्य दिशा निर्देश के लिए? ये दोनों गलत है। ऑप्शन सी, सामान्य और खाद्य समूह विशिष्ट दिशा निर्देश अलग से। जल में मल प्रदूषण के सूचक के रूप में किस जीव का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ई कोलाई का। मांस में पीले रंग का मलिनीकरण पीले रंग द्रव्य वाले बैक्टीरिया के कारण होता है, जो आमतौर पर किसकी प्रजातियों में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि माइक्रोकोकस और फ्लेवोबैक्टीरियम दोनों के द्वारा। न्यूरोस्पोरा साइटोफिला को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल ब्रेड मोल्ड। निम्नलिखित के कारण ब्रेड में रजुलता आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैसिलस सुब्टिलस और बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस, उपरोक्त ए और बी दोनों। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोम, इटली। मांस में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं सतह या भीतर कीचड़ बनाना, हरे रंग की मलिनीकरण का उत्पादन, खट्टा होने पर, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कारण जीवाणु संबंधी मृदु विकलन होता है? तो वो होता है पेक्टिन के किण्वन से। किस प्रक्रिया द्वारा हिम शीतलित फलों में खमीर बढ़ने से या बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है? तो वो होती है धीमी गति के विगलन से। हल्के नमकीन मक्खन में स्यूडोमोनास नाइग्रिफियंस कौन सा रंग उत्पन्न कर सकता है? तो वो कर सकता है काला धब्बा। मक्खन के वाणिज्यिक कोल्ड स्टोरेज का अनुकूलतम तापमान होता है, वो होता है -24 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस माइनस तक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पनीर में गहरे हरे से काले रंग के निर्माण हेतु जिम्मेदार होती है? तो वो होती है क्लेडोस्पोरियम हर्बेरम। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आयोडीन विलयन का। ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या होती है? तो वो होती है शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एलर्जी का लक्षण नहीं है? तो वो होता है बुखार। हींग को छोड़कर मिलावटी है, क्या मिलावटी है? तो वो होता है स्टार्च, बाकी चिकनी मिट्टी, मक्का के दाने, चॉक पाउडर आदि मिलावटी है। लेड क्रोमेट एक सामान्य अपमिश्रक है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हल्दी में। दूध में मिलेगी चीनी को क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है मिलावट। सुडान रंजक अपमिश्रक के रूप में पाया जाता है तीखी हरी शिमला मिर्च में, धनिया पाउडर में, चाय में या कॉफी पाउडर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीखी हरी शिमला मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कॉफी में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो वो उपरोक्त सभी, कासनी, कारमेल, डेट बीज आदि। अपमिश्रक का अर्थ है, अपमिश्रक का अर्थ होता है उद्देश्य से नियोजित कोई भी सामग्री। अधिकांश भोजन और माइक्रोबियल एंजाइम किस तापमान पर नष्ट होते हैं? तो वो होते हैं 79.4 डिग्री सेल्सियस पर। बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार अवशोषण किस पर निर्भर नहीं करता? विलयन के रंग पर, विलयन की सांद्रता पर, नमूने का विलोपक गुणांक पर, या वह दूरी जो प्रकाश ने नमूने के माध्यम से तय की है? इसका करेक्ट आंसर होगा विलयन रंग पर निर्भर नहीं करता, बाकी विलयन की सांद्रता, नमूने का विलोपक गुणांक और वह दूरी जो प्रकाश के नमूने के माध्यम से तय की गई, इन सभी पर निर्भर करता है। मिर्च पाउडर में आमतौर पर क्या मिलावटी पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुरादा। समुद्री खाद्य एवं समुद्री जल में निम्न विषाक्तता जीवाणु पाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विब्रियो वलिनिफिकस। निम्न जैविक खतरों में भोजन में कौन सा जीवाणु संक्रमण का कारण है, न कि मादकता का? इसका करेक्ट आंसर होगा इस्किरिया कोली। एंटेरोबैक्टीरियोपी श्रेणी के खाद्य की निगरानी के लिए उपयोगी सूचक जीव कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वच्छता व संदूषण दोनों। मुख्य खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन्स का स्तर धनात्मक रूप से निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत कैंसर, लीवर कैंसर।
लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेम्स के कारण होने वाले माइक्रोबियल जोखिम को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है गंभीर जोखिम। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामूहिक शब्द क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रोगजनक। स्कारलेट ज्वर और सेप्टिक घाव के कारण होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पाइकोजेंस। खाद्य जनित परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति रोग जनकों वाले भोजन को सेवन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है संक्रमण। सोलमोनेलोसिस में शामिल है, वो कौन शामिल होता है? तो वो होता है एंटीटोटॉक्सिन्स और साइटोटॉक्सिन्स। खाद्य जनित संक्रमण तब होता है जब जब सूक्ष्मजीव स्वयं भोजन के साथ निगलकर स्वयं को होस्ट शरीर में स्थापित कर प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य जनित परजीवी के उदाहरण है, कौन उदाहरण है? तो वो होते हैं साइक्लोस्पोरा कैटेंसिस, टोकोपल्समा गोंदी और त्रिचनेला स्पाइरोलिसिस। उपरोक्त सभी निम्नांकित में से कौन खाद्य जनित जीवाणु में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइक्लोस्पोरा कैटेनेसिस। वे सूक्ष्मजीव जो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने पर या बढ़ने में सक्षम होते हैं, तो वो होता है साइक्रोटोपस। खाद्य जनित बीमारी निम्न में से किन कारण से हो सकती है? तो उसका कारण होता है फूड, खाद्य एलर्जी, भोजन को संभालने के अनुचित तरीके से मेला करना और उपरोक्त सभी। उष्मा प्रतिरोधी बीजाणु बनाने वाले जीवाणुओं को एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी इनका प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।